स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों रीट के लिए आज से आवेदन शुरू हो जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 16 दिसंबर से आवेदन जो है शुरू हो रहे हैं और ये चलेंगे कब तक, 15 जनवरी तक। तो 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक जो आवेदन की प्रक्रिया है ये पूरी की जाएगी और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है ये 27 फरवरी रखी गई है। लेकिन फ्रेंड्स एक बड़ा बदलाव जो कि आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा नोटिफिकेशन है जो कि आप देख पा रहे हैं। आवेदन कहाँ पर आप करेंगे तो लिंक ये रहेगा, इसको डायरेक्ट मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो इस लिंक पर जाकर आप जो है आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक बड़ा बदलाव जो कि इस बार आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि फ़ीस कितनी लगने वाली है। तो जो लोग केवल लेवल 1 में फॉर्म भरेंगे उनको 550, या फिर केवल लेवल 2 में भरेंगे तो भी 550। लेकिन अगर कोई लेवल 1 प्लस लेवल 2 दोनों में फॉर्म भरता है तो उसे मात्र 750 रुपये ही फीस में देने पड़ेंगे। अब इस बार रीट में जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो 1 to 5 के लिए एलिजिबिलिटी है वो तो वही है जो कि आप लोग जानते हैं कि इस बार बीएड वाले 1 to 5 में आवेदन नहीं कर पाएंगे। और बेसिकली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास बीटीसी या इसके समकक्ष कोई अर्हता है तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कई सारी एलिजिबिलिटीज़ हैं। और एक बात और भी है कि इस बार जो लोग अध्ययनरत हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि डी और ई में दिया गया है ना, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12वीं में आपके कम से कम 50% अंक हों और शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण या इस कोर्स में अध्ययनरत, साथ ही साथ स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, वो चाहे वह जिस भी नाम से जाना जाता हो, या इस कोर्स में अध्ययनरत। तो यानी कि जो लोग अभी 2 साल का जो डिप्लोमा है, डीएलएड या फिर जो भी आप कहें, तो अगर इसमें अभी पढ़ाई चल रही है आपकी तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इवन अगर आप एडमिशन ले चुके हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले इस पर क्लैरिफिकेशन अखबारों में आया था और ये सुविधा आपको दी जा रही है। हालांकि अगर शिक्षक भर्ती के लिए आप फॉर्म भरेंगे तब तक आपके पास जो ये आपका डीएलएड है यानी कि बीटीसी आपका ये पूरी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये परीक्षा क्योंकि मात्र ये पात्रता परीक्षा है, तो अगर आप बीटीसी में या फिर डीएलएड में एडमिशन ले चुके हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है एनआईयूएस के जो बच्चे हैं उनको। तो देखो इस बार जो एनआईयूएस डीएलएड वाले हैं उनको भी मान्य कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि एनआईयूएस डीएलएड वाले भी इस बार फॉर्म भरेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया था जिसमें माना गया था कि जो 18 महीने का एनआईयूएस डीएलएड है ये भी आपका डीएलएड के समकक्ष ही है। तो अब यहाँ पर ये है कि जैसे मान लेते हैं कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था टीचर के तौर पर और उसने टीचर रहते हुए यानी कि शिक्षण कार्य करते हुए पत्राचार से एनआईयूएस डीएलएड का जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा कर लिया है। तो ऐसा नहीं है कि अब वो केवल कोई फ्रेश वैकेंसी आती है तो उसमें फॉर्म वो नहीं भर पाएगा। अब ऐसा है कि आप अपना जो है स्तर या फिर अपना लेवल सुधारने के लिए आप किसी भी शिक्षक भर्ती में जा सकते हैं और अगर कोई फ्रेश वैकेंसी आती है तो उसमें भी आप आवेदन कर पाएंगे। तो रीट में ये कंसीडर कर लिया गया है कि रीट के लिए अब जो एनआईयूएस डीएलएड वाले बच्चे हैं वो लोग आवेदन कर पाएंगे। और ये एक मैं कहता हूँ ना बहुत बड़ा चेंज होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि शिक्षक रहते हुए एनआईयूएस से डीएलएड किए हुए थे वो सिर्फ अपने आप को बधा हुआ महसूस कर रहे थे कि हम तो बस यहीं पर होके रह जाएंगे और अगर कोई शिक्षक भर्ती नहीं आती है, फ्रेश आती है, तो अपना जो लेवल है उसको अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि रीट एनआईयूएस को इस बार जो है मान्यता दे दी गई है। रही बात कक्षा 6 से 8 तक के लिए, तो कक्षा 6 से 8 तक के लिए ना यहाँ पर देखो दोनों एलिजिबिलिटी रहेंगी, यानी कि जो स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएलएड वाले भी कक्षा 6 से 8 में फॉर्म भर सकेंगे और बीएड वाले भी फॉर्म भर सकेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने बीएड कर रखा है या फिर अभी बीएड आपका चल रहा है तो भी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो जो लोग अपीयरिंग में हैं वो लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के लिए बाकायदा जो वेबसाइट है ये आपकी 16 तारीख से यानी कि आज से स्टार्ट हो गई है। 15 जनवरी तक आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। और रही बात ये कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, तो आप देख सकते हैं लेवल 1 के लिए, लेवल 1 में कुल मिला के बिल्कुल वही है आपका जो यूपी टीईटी और सीटीटी का होता है।
इसमें खंड 1 में बाल विकास और शिक्षण विधियाँ रहेंगे। खंड 2 में भाषा 1, जिसमें आपको चुनाव करना पड़ेगा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती से। इसके बाद खंड 2 में भाषा 2 यानी कि 2 भाषाएं हो जाएंगी आपकी, गणित और पर्यावरण अध्ययन। तो इस प्रकार से कुल मिला के आपको 150 अंकों की यह परीक्षा आपकी होगी। और बात करें तो यहाँ पर जो आपकी कक्षा 6 से 8 तक के लिए लेवल 2 की परीक्षा होगी, उसमें भी वही है पैटर्न, जो कि पैटर्न आपका CTET में रहता है। तो बिल्कुल आप लोग आवेदन कर सकते हैं और डिटेल में मैं इस पर एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपकी परीक्षा है उसकी टाइमिंग आप लोग नोट कर लीजिए और तैयारी आप अपनी जो स्टार्ट कर लीजिए। 27 फरवरी को पहली पाली की परीक्षा 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, और दूसरी पाली की जो परीक्षा होगी यह 3 बजे शुरू होकर 5:30 बजे तक चलेगी। ठीक है, आवेदन कैसे करेंगे आप? तो आवेदन के लिए आप ये वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये पूरी जानकारी हो गई और आज से आवेदन इसके स्टार्ट हो रहे हैं। दोस्तों, UPPCS की परीक्षा जो कि 22 दिसंबर को होने जा रही है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एग्ज़ाम से पहले आपको जो PYQs हैं ये बिल्कुल आपके क्लियर होने चाहिए। यानी कि कम से कम पिछले 5 सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं ये तो मस्ट है कि आप उसको ज़रूरी देख लें। लेकिन आपको ये भी पता है कि बहुत सारे डेटा जो होते हैं ना वो स्टैटिक में भी और साथ ही साथ आपका जो करंट है, तो करंट में तो बदलता ही बदलता है। लेकिन ये जो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है ये स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है, और ये लगभग इसमें आपको पिछले 8 वर्षों के सारे प्रश्न पत्र एक साथ हल करवा दिए गए हैं। विशेषता क्या है? तो देखो, इसमें विशेषता ये मिलेगी आपको कि इसमें जितने भी प्रश्न हैं, करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न हैं और स्टैटिक GK के जितने भी प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्नों को 2024 PCS प्री के लिए अपडेट कर दिया गया है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें कि 2018 में कोई करंट का क्वेश्चन है तो उसको जो है 2024 के डेटा से अपडेट किया गया है, ताकि बिल्कुल लेटेस्ट आपको जानकारी हो। और अगर इस प्रकार का प्रश्न और साथ ही साथ जो एडिशनल फैक्ट हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि कई बार टॉपिक सेम रहता है, उसमें तथ्य बदल दिए जाते हैं कि एक बार कुछ और पूछ लिया, दूसरी बार कुछ और पूछ लिया। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं ध्यान में रखते हुए तो करंट के लिए पूरी तैयारी आपकी इसमें करवा दी गई है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मस्ट है अगर आप शामिल हो रहे हैं UPPCS की परीक्षा में 22 दिसंबर को। तो इसमें 2023 से लेकर 2016 तक के सारे प्रश्न पत्र आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये चैनल पर अपलोड हो चुका है, कल शाम को मैंने अपलोड किया था। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखो मैराथन वीडियो होगा, ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा पेशेंस बना के देखते रहिएगा। लास्ट 8 ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर अपडेटेड डेटा के साथ आपको जो प्रोवाइड करवाए गए हैं। एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर सामने आ रहा है जो कि वाकई बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। देखो यहाँ पर क्या बात कही गई है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जिलाधिकारी को बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा स्थापित विद्यालयों को निरीक्षण और उसके कार्यों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने जिलाधिकारी के निर्देश पर किए गए विद्यालय के निरीक्षण और उसके आधार पर शिक्षिका के निलंबन आदेश को अवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी संभल और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है कि किस अधिकार के तहत उन्होंने विद्यालय के कार्यों में हस्तक्षेप किया है। संभल के एक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापिका संतोष कुमारी की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति JJ मुनीर ने दिया है। देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और याचिका जो अधिवक्ता हैं चंद्रभूषण यादव, उनका कहना था कि जिलाधिकारी के निर्देश पर SDM और खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया और शिक्षिका को कार्य में खराब प्रदर्शन के आधार पर निलंबित कर दिया। इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने यह कहा कि प्रथम दृष्टया 25 अक्टूबर 2024 को पारित ये जो निलंबन आदेश है वो कई कारणों से अवैधानिक है। पहला तो ये कि विद्यालय का निरीक्षण जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी द्वारा किया गया, मतलब ये नहीं होना चाहिए था कोर्ट के मुताबिक। तो फिलहाल ये एक बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पर है कि विद्यालय का जो निरीक्षण है वो जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी द्वारा किया गया, जिनको बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा स्थापित विद्यालयों के निरीक्षण का अधिकार नहीं है और न ही उसके कार्यों में उनकी भूमिका है। बेसिक स्कूल बेसिक शिक्षा परिषद के तहत काम करते हैं, जिनका नियंत्रण बेसिक शिक्षा अधिकारियों के पास होता है।
तो बीएसए अपर निर्देशक, निदेशक और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के प्रति जवाबदेह है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? एक शिक्षा मंत्री होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने डीएम को यह नहीं बताया कि विद्यालय के निरीक्षण का आदेश देने का उनको अधिकार नहीं है, बल्कि उन्होंने डीएम के निर्देश का पालन किया तथा निलंबन आदेश एसडीएम और बीईओ के संयुक्त निरीक्षण के बाद पारित किया गया। माना जाएगा कि उक्त आदेश डीएम के निर्देश पर किया गया है। कोर्ट ने कहा कि इन बातों को एक तरफ रख दिया जाए, तब भी निलंबन आदेश शिक्षिका के खराब प्रदर्शन के आधार पर पारित किया गया है, जो कि उसकी प्रोन्नति और इंक्रीमेंट में बाधा बन सकता है। कदाचरण का आरोप नहीं है, इसलिए दीर्घ दंड अनुचित है। मामला मनमाना है। कोर्ट ने निलंबन आदेश को निलंबित करते हुए अगली सुनवाई 7 जनवरी को नियत की है। तो ये एक वाकई नज़ीर बनेगी आगे, और बहुत सारे केस इससे जो हैं वो प्रभावित होंगे। फिलहाल फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और सीटेट में बेतरतीब ढंग से आए क्वेश्चन अभ्यर्थियों की सांसद। तो प्रश्न पत्रों का सेट ओ पाने वाले अभ्यर्थियों को हुई भारी दिक्कत। पेज संख्या 8 के बाद शुरू हो गया 25, पेज 40 के बाद 9 नंबर। मतलब ये था कि सीबीएसई की ओर से जो सीटेट की परीक्षा आयोजित की गई, तो पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि बहुत ही सुनियोजित तरीके से परीक्षा जो है आयोजित की जाती थी, लेकिन प्रश्नपत्रों के सेट ओ को बेतरतीब ढंग से सेट किया गया था। सिविल लाइन्स स्थित दिग्विजय नाथ एलटी महाविद्यालय केंद्र के अभ्यर्थी इसे लेकर परेशान दिखे। अभ्यर्थी सरिता ने बताया कि 2.5 घंटे के समय में 150 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। प्रश्नपत्र पुस्तिका अलग अलग कोड वाली थी। सेट ओ बुकलेट को कोड वाली प्रश्नपत्र पुस्तिका में परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश में लिखा है कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, प्रश्न संख्या 31 से 90 गणित व विज्ञान, प्रश्न संख्या 31 से 90 सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन, 91 से 120 तक भाषा 1 अंग्रेजी या हिंदी, और प्रश्न संख्या 121 से 150 तक भाषा 2 के प्रश्न पुस्तिका के अंदर व्यवस्थित है। और अब परीक्षार्थियों ने जब बुकलेट खोली तो पृष्ठ संख्या 8 तक केवल 20 ही प्रश्न मिले। इसके बाद पृष्ठ संख्या 25 प्रारंभ हो गया। समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। जब बच्चे पेज नंबर 40 तक पहुँचे तो उन्हें अगला पृष्ठ संख्या 9 मिल गया। मतलब थोड़ा सा इसमें क्या था ना, पेजेज जो थे वो ऊपर नीचे हो गए थे। बस यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। और देखो, आधार को मुफ्त अपडेट करने का जो समय बढ़ गया है, तो ध्यान देना इस पर कि पहले अंतिम तारीख जो कि 14 दिसंबर थी, इसे बढ़ाकर अब 14 जून 2025 कर दिया गया है। तो चलो, ये बड़ी अच्छी बात है कि अब आप लोग 14 जून 2025 तक अपना जो आधार है उसको मुफ्त में अपडेट करवा सकते हैं। आधार कार्ड में आप अपना फ़ोटो, पता, लिंग, नाम, जन्मतिथि आदि में बदलाव करवाया जा सकता है। इसके अलावा आधार से लिंक मोबाइल नंबर और ईमेल भी बदलवा सकते हैं। इसके लिए नज़दीकी आधार सेंटर आपको जाना पड़ेगा। हाफ लाइन आधार अपडेट कराने पर 50 रुपये की फ़ीस भुगतान करना पड़ेगा। फिलहाल यह निःशुल्क सेवा माई आधार पोर्टल पर ही उपलब्ध है, जहां से आप अपना आधार कार्ड आसानी से अपडेट कर सकते हैं। तो ये चलो एक काम की खबर है आपके लिए। और बिहार पीसीएस में पेपर लीक विवाद ने बढ़ाई यूपी के अभ्यर्थियों की चिंता। तो प्रश्नपत्रों की सुरक्षा को लेकर यूपी पीएससी ने किए हैं खास इंतजाम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी में 22 दिसंबर को यूपी पीसीएस की परीक्षा होनी है, तो उसी से संबंधित ये खबर है। लेकिन चलो, ये जो सिक्योरिटी का काम है, ये काम तो सरकार का है, तो इस पर आपको बहुत अधिक चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करिए, आपके पास समय कम बचा हुआ है, तो बाकी जो काम है वो सरकार अपना करेगी। और कैसे सुरक्षा करनी है, ये चिंता सरकार की है, ना कि अभ्यर्थियों की। और सीटेट परीक्षा के बारे में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देती 4 युवतियां समेत 6 पकड़े गए। तो ऐसी भी खबर मिल रही है कि यहाँ पर दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे लोग और पकड़े गए हैं। पूरी डिटेल यहाँ पर है, तो खैर इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पढ़ लो। और एक देश एक चुनाव विधेयक जो कि लोकसभा में आज पारित होना था, आज नहीं पेश होगा। तो इसको जो है फिलहाल वित्तीय कामकाज पूरा होने तक के लिए टाल दिया गया है। तो ये सारी खबरें आज के अखबारों में हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर आप लोग जरूर किया करें। शेष अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है या आप चाहते हैं कि किसी खास परीक्षा के लिए कोई खास कोर्स यहाँ पर बिल्कुल फ्री में लॉन्च किया जाए, तो आप परीक्षा का नाम बताइए और क्या पढ़ना चाहते हैं आप वो ज़रूर बताइएगा। आपकी यहाँ पर हेल्प की जाएगी और आपके लिए कोर्सेज यहाँ पर स्टार्ट किए जाएंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।